चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लास 12 चैप्टर 1 का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका परिमाण क्या है और किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। और इससे पहली वीडियो में हम क्या है वैद्युत द्विध्रुव को समझा चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया है कि अगर दो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति वाले आवेश, इस तरीके से एक माइनस है एक ऐसा है प्लस का आवेश है, और अगर ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसकी लंबाई के बारे में भी हमने बात कर रखी है और भी बहुत सारी चीजें इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब हम क्या है पुरानी वीडियो में समझा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी होती है। तो चलिए हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। तो यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। एक वैद्युत द्विध्रुव कौन सा है, AB है, जो कि -q और +q आवेश से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि -q तथा +q आवेश से मिलकर बना हुआ है और इसकी लंबाई 2l है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो क्या है 2l है और इसका मध्य बिंदु क्या है O है। एक -q एक +q और मध्य बिंदु क्या है O है। टोटल लंबाई कितनी है 2l है। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है l है और यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है l है। इस तरीके से यहाँ पे लिया गया है कि इसके आधे पॉइंट तक की लंबाई कितनी है l और आधे पॉइंट के बाद की यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है l है। इस तरीके से यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से लिया गया। ठीक, ओके। अब यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इस वैद्युत द्विध्रुव की अगर एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में, यानी कि इसके इस तरीके से अच्छी स्थिति में अगर यहाँ पर r दूरी पर, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर, इधर की साइड में अगर कोई बिंदु यहाँ पे P मान लिया जाए तो इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो एक अलग कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हम कहाँ पे ज्ञात करना चाह रहे हो, ऊपर की तरफ एक बिंदु हमने यहाँ पे P मान लिया है और इस बिंदु पर हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण ऊपर ज्ञात कर रहे हैं और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण साइड में ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में हमें क्या है ज्ञात करनी होती है। तो इसमें ये वाली जो स्थिति होती है इधर साइड वाली, इसको तो हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। इसको क्या कहते हैं हम, अक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में कोई भी अगर बिंदु P है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो ये अक्षीय स्थिति है। और एक बिंदु कौन सा होता है, ऊपर की तरफ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ऊपर वाली जो स्थिति होती है इसको हम कौन सी स्थिति कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। यह स्थिति है निरक्षीय स्थिति। ओके, तो यहाँ पर अक्षीय स्थिति है, दूसरी वाली कौन सी है, निरक्षीय स्थिति है। आप क्या है इन दोनों को क्या है समझ सकते हैं। ठीक है, बड़े गौर से आपके लिए समझना है और मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी पढ़ाई पर क्या है विशेष ध्यान दें और सारे टॉपिक्स को क्या है अच्छे से समझें, कंटिन्यूअस क्या है इसे वॉच करें। अब ये समय बेकार करने का कोई भी फायदा नहीं है, तो अपनी क्या है जो पुरानी जिद है, बातें हैं, उनको छोड़िए और पढ़ाई में क्या है अपना लगिए। तो अच्छी स्थिति हो गई और दूसरी वाली कौन सी हो गई, निरक्षीय स्थिति हो गई। दोनों स्थितियां यहाँ पे हो गई हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि हम अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हम कौन सी स्थिति में ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे निरक्षीय स्थिति में, हम सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे अक्षीय स्थिति में। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लेंगे और उस बिंदु P पर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमने क्या ले रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव ले रखा है और इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, कहां से लेकर, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर ऐसे करके हमने कितनी दूरी ले ली है, r दूरी ले ली है। ऐसे करके r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। यहां पर क्या ले लिया है हमने, एक बिंदु P मान लिया है और इस बिंदु P पर क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। इसकी जो दूरी है वो कितनी है, इसकी दूरी जो है यहाँ पे ली गई है वो कितनी है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर है। वो बिंदु कितनी दूरी पर है, यहां पर है वो बिंदु, कहां पर है, यहां पर है। और वो दूरी कितनी है टोटल लेकर के यहां से यहां तक की, वो जो दूरी है वो है r। कहां से दूरी है वो, इसके मध्य बिंदु से दूरी कितनी है, r है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा टॉपिक बनेगा, जो हमारी हेडिंग बनेगी वो बनेगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में
कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हम ज्ञात कर रहे हैं, पहले कौन सा हम ज्ञात कर रहे हैं, अक्षीय स्थिति वाला। ठीक है, कौन सी स्थिति वाला, अक्षीय स्थिति वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग बन गई वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमें वहां पर हिंदी में क्या लिखना होगा, क्योंकि एक लंबा सा डेरिवेशन है जो क्या है काफी मैथमेटिकली जो है इसको सॉल्व करना होता है, तब जाकर के निकल के आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम हिंदी क्या लिखेंगे। तो हिंदी लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ऐसे करके या में जो इस चित्र में हमें जो भी दिखाई दे रहा है वो सब लिखना होगा। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, आवेश से मिलकर बना हुआ है। तो ठीक है, यहां पर जो भी चित्र में दिखाई दे रहा है वो हमने क्या है लिख दिया कि ये प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखो कि ये माइनस वाला जो है इधर की उल्टे हाथ पे लेना है और प्लस वाला कहां पे लेना है, सीधे हाथ पे लेना है। अगर आप ऐसा लेंगे तो हमारे वाले तरीके से क्या है आप इसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात पे गौर करना कि माइनस वाला कहां लेना है, आपको उल्टे हाथ की तरफ ए पर लेना है, और जो प्लस वाला है वो कहां लेना है, बी पर लेना है। इस तरीके से लेंगे। तो हमने लिखा एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसकी लंबाई 12 है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 12 है, तथा इसका मध्य बिंदु O है। इसका मध्य बिंदु क्या है, तथा इसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, कौन सी पर, R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, हमने इतना लिखा। क्या लिखा हमने वहां पर कि स्थिति में क्या है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यही क्या है हमारा टॉपिक रहेगा, और इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन किया कि यहाँ पर क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव में हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है R दूरी पर। लिख लिया आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इस तरीके से जो हमने ये लिखा है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं निकल करके आएंगी और हमें करना क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप बात ये समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें दो आवेश हैं, एक प्लस का आवेश है, एक माइनस का आवेश है। तो यहाँ पर दोनों आवेशों के कारण क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, एक तो किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण होगी, और एक किसके कारण होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण होगी। और टोटल जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोनों के जोड़ के बराबर होगी। तो आपको क्या करना है, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो बिंदु P पे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो। फिर इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या होगा, इस टोटल वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा। ठीक है, तो हमें पहले एक एक करके निकालना है। चलिए तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया वो क्या है, E1 है, किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0 क्यू बट्टे, यहाँ पर ये दूरी होती है, यहाँ पर क्या होती है, दूरी होती है। कौन सी वाली दूरी होती है, इस आवेश से जहां तक हम ज्ञात करना चाह रहे हैं वो दूरी, यानी B से लेकर कहां तक की दूरी होती है, P तक की दूरी होगी। B पर रखा हुआ है आपका आवेश, तो यहाँ पर क्या होता है, दूरी का वर्ग हो जाता है, जो दूरी आवेश से उस बिंदु तक की होती है। ऐसा ही होता है ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर E1 बराबर अब लिखते हैं 1/4πε0
Q बट्टे, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो दूरी है B से लेकर P तक की वो कितनी है। यहाँ पे बड़ी गौर से समझने का प्रयास करो कि इसके मध्य बिंदु यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है B तक की वो कितनी है, L है। तो इसका मतलब यहां से उस आवेश तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, L दूरी को मिटाना होगा। कितनी दूरी को मिटाना होगा, L दूरी को क्या करना है, ऐसे करके मिटाना है, तभी तो हम उसकी सीध में पहुंचेंगे। तो इस तरीके से क्या समझ में आता है, इस तरीके से ये समझ में आता है हमारे कि जो इस मध्य बिंदु O से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, L घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे है। ये जो दूरी है मध्य बिंदु तक की, हमें चाहिए सिर्फ इस तक की, तो यहां तक की जो दूरी है इतनी, वो कितनी है, L है। तो इस दूरी को R माइनस एल करेंगे, मतलब करना पड़ेगा। हम इसे क्या है, R माइनस एल लिखेंगे। तो कितनी दूरी है वहां से B से लेकर P तक की, R माइनस एल, और इसका हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, और इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। ये हो गई आपकी प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B से लेकर P तक की जो दूरी है R में से L घटाने पर प्राप्त होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी घटा के प्राप्त होगी R माइनस एल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस Q आवेश के कारण, जी हाँ, माइनस Q आवेश के कारण, तो यहां पे कह रहे थे हम कि माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां पर हमने प्लस Q आवेश के कारण निकाल लिया, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो वही काम करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, E2 इसके बराबर हमने मान लिया E2 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिया हमने Q। लेकिन अब यहाँ पे एक बात सुनो कि हम सरलता के लिए, आसानी के लिए, यहाँ पे ये माइनस Q आवेश के कारण है, इसलिए हमने क्या ले लिया है, माइनस का Q ले लिया। और अब दूरी कौन सी हो गई, माइनस Q जो आवेश है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो बिंदु A पे रखा हुआ है। तो A से लेकर के P तक की दूरी कितनी हो गई, AP हो गई। कितनी हो गई है, AP, तो हमने दूरी का वर्ग कर दिया, क्योंकि यहां से लेकर P तक की दूरी की बात कर रहा है, तो AP दूरी हो गई। ठीक है, तो E2 बराबर यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे किया हमने माइनस Q, और AP के बराबर बता दीजिए मुझे क्या है, AP के बराबर, इस माइनस को हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आगे, तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। AP अब यहां से लेकर के कहां पे रखा हुआ है आवेश, ये यहां पर रखा हुआ है, किसकी सीध में है, इसकी सीध में रखा हुआ है। और दूरी कहां तक की पता है आपको, R दूरी तो यहां से लेकर यहां तक की है, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, L दूरी है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, L, और यहां से यहां तक की कितनी है, R। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R और L दोनों का जोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई, R और L दोनों का जोड़ हो गई, तो दूरी हो गई आपकी R प्लस L, और R प्लस L का क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे। तो दूरी यहाँ पे कितनी हो जाती है, R प्लस L, यहां से लेकर यहां तक की R, और यहां से आगे को और बढ़ते हैं तो कितनी दूरी चलाते हैं हम, L दूरी चलाते हैं। तो इस तरीके से ये दूरी कितनी हो गई, R प्लस L हो गई। ठीक है, चलिए अब इस चित्र को हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आप चाहें तो इसको क्या है, बना सकते हैं, लेकिन चित्र इरेज कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे कितनी होगी, तो वो दोनों के सदिश योग के बराबर होगी, यानी कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की जो तीव्रता है वो किसके बराबर होगी, इसके जोड़ के बराबर होगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बना दिया कौन सा आपका, यहाँ पे इक्वेशन नंबर बना दिया सेकेंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उस बिंदु P पर, कहां पर, बिंदु P पर, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर E1 प्लस E2 दोनों के जोड़ के बराबर होगी। E बराबर E1 प्लस E2 दोनों को जोड़ दें। E1 बराबर यहाँ पे देखो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R माइनस L का वर्ग, यहाँ पे लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, Q, और यहाँ पे क्या लिख दिया, R माइनस L का वर्ग। ठीक है, अब आ गए हम किस पे, E2 पे। E2 क्या है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R प्लस L का वर्ग। ये माइनस का है, लेकिन क्या है, इसमें प्लस लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R प्लस L का वर्ग। एक प्लस Q आवेश के कारण है इसलिए प्लस की ली गई, और दूसरी वाली किसकी है, माइनस Q आवेश के कारण है इसलिए माइनस की ली गई। ठीक है, वो R माइनस L दूरी पर है, वो R प्लस L दूरी पर है, दोनों को लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है और इसमें भी है।
और Q इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनको क्या कर लें, कॉमन निकाल लें बाहर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया और साथ ही हमने किसको बाहर निकाल लिया, Q को, दोनों में से। ठीक है, यहां से भी निकाल लिया, वहां से भी। जब यहां से निकाल लिया तो कितना रह गया, 1/r माइनस एल का वर्ग रह गया, माइनस लगाया, यहाँ पे कितना रह गया, 1/r प्लस एल का वर्ग। ठीक है, वहां पे रह गया 1/r माइनस, यहाँ पे क्या रह गया, 1/r माइनस एल का वर्ग। ठीक है, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे भी ले गए इसे भी ले गए, तो 1/r माइनस एल का वर्ग बचा। यहाँ से इसे भी ले गए इसे भी ले गए, तो 1/r प्लस एल का वर्ग बचा। ठीक है, आगे आते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमने लिखा Q। अब देखो यहाँ पे क्या करें, दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, r माइनस एल का वर्ग और r प्लस एल का वर्ग। जब एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो दोनों का एलसीएम किसके बराबर आएगा, इन दोनों की गुणा के बराबर। r माइनस एल का वर्ग और r प्लस एल का वर्ग, दोनों का क्या कर दिया हमने, गुणा। गुणा के बराबर क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। जब गुणा के बराबर, जब दोनों की गुणा की जाती है एलसीएम में, तो क्या होता है, इसको तो हम ऊपर भेज देते हैं और इसको कहाँ भेज देते हैं, इधर। तो कैंची का गुणा हो जाता है, ठीक है, अपने आप ही वहां पे, तभी तो उसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो इसको कहाँ ऊपर और इसको कहाँ इधर, और नीचे क्या हो गया, दोनों का गुणा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया r प्लस एल का वर्ग और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस r माइनस एल का वर्ग। ठीक है, ऐसे करके हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ना, सही चल रहा है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद r प्लस एल का वर्ग है माइनस r माइनस एल का वर्ग है। चलिए अब क्या कर देते हैं, इसका फॉर्मूला खोल देते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का वर्ग, और ये किसकी तरह काम करेगा, a माइनस बी का वर्ग। ठीक है, a प्लस बी का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग। तो E बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पे आइएगा, E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है Q। अब देखो यहाँ पे क्या करें, इसका फॉर्मूला खोलें तो a स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग, फिर एल स्क्वायर, और फिर क्या होता है 2l इंटू आर, क्या हो जाएगा 2l इंटू आर। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाया है, माइनस लग रहा है इसमें। ठीक है, तो माइनस लिखा, फिर इस r माइनस एल का वर्ग खोला, तो इसका खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2l r, क्या हो जाएगा, माइनस 2l r। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab से। नीचे वाली संख्याएं देखो, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये क्या हो जाती है, वर्ग करके लिखी जाती है। कैसे करके लिखी जाती है, वर्ग करके। तो क्या होता है, एक बार जुड़ रही हो संख्या एक बार घट रही हो, तो उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख दिया हमने, और फिर इस पे क्या चढ़ा दिया हमने, वर्ग चढ़ा दिया। इस पे क्या चढ़ा दिया हमने, वर्ग चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया इस पे वर्ग, बताओ, क्योंकि हमने क्या है यहाँ पे ये दोनों पे क्या चढ़ा हुआ था, वर्ग। एक बार जुड़ रही थी ये संख्याएं और एक बार क्या हो रही थी, घट रही थी। तो हमने क्या कर दिया, एक बार प्लस और एक बार क्या कर दिया, माइनस करके इनको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उस पर भी क्या चढ़ा हुआ था, दोनों संख्याओं पे वर्ग, तो वर्ग चढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। चलिए, तो अभी यहाँ पे क्या है, नोट करने के लिए आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इतना नोट कर लिया। ठीक है, इतना नोट करने के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इरेज करता हूं ऐसे। अब आगे की बात करें तो वहां से लेकर के आगे को हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा हमने क्या लिख रखा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l r। चलो मैं यहीं ऐसे करके, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l r ऐसे करके लिख रखा है। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2l r ऐसे करके लिखा हुआ है। और नीचे बट्टे में लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और उस पर भी क्या चढ़ा हुआ है, ऊपर वर्ग चढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके यही था सब। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q, ऐसे करके। अब देखो ये माइनस जो है अंदर इस कोष्टक में प्रवेश कराएंगे, ये वाला जो माइनस है इस कोष्टक में अंदर जाएगा, तो क्या होगा, ये हुआ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l r, और ये माइनस इसके अंदर जाएगा तो माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस की संख्याएं सब किसकी हो जाएंगी, माइनस की, और माइनस की संख्याएं किसकी हो जाएंगी, प्लस की। तो आर स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और ये माइनस का 2l r है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का 2l r। ठीक है, आगे आएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसका क्या है, वर्ग। ठीक है, इतना हो रहा है यहाँ पे। अब क्या करें, देखो ये आर स्क्वायर प्लस का है और ये आर स्क्वायर किसका है, माइनस का है, तो ये कट गया। ये एल स्क्वायर किसका है,
प्लस का और ये किसका है माइनस का, तो ये कट गया, आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, दोनों कट गए, बचा कौन 2LR प्लस का और ये 2LR प्लस का, तो 2LR कितने हो गए 4LR हो गए। ठीक है, तो E बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बट्टे यहाँ पर हो गया आपका 4LR और नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और उस पर क्या चढ़ा था वर्ग चढ़ा था, ऐसा करके हो गया, इतना हो गया। सही है। इसके बाद की बात क्या होती है, इसके बाद एक थोड़ा सा ये काम किया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर देखो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी जाती है कि L छोटा है R से, यानी L क्या है छोटा है R से, तो L स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से, ऐसे करके लिखा जाता है। जब हम यहाँ पे आके रुक जाते हैं तो यहाँ की कंडीशन बताई जाती है कि L छोटा है किससे R से, तो L स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से। यानी कि देखो हमने क्या लिया था, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया था, ऐसे करके वैद्युत द्विध्रुव लिया था। इसमें लंबाई L कितनी थी, यहां से लेकर यहां तक की थी, और लंबाई जो R थी वो कहां से कहां तक की थी, काफी दूर थी। यहां से लेकर यहां की दूरी कितनी है R, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है L, तो L बड़ा है या R, तो यहाँ पे समझ में आता है कि जो L है वो R से क्या है काफी छोटा है, L क्या है R से बहुत ज्यादा छोटा है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि L जब R से छोटा है तो L स्क्वायर R स्क्वायर से और भी ज्यादा छोटा होगा। कैसे, देखो दो संख्या 5 से कितनी है छोटी है, दो संख्या जो है 5 से क्या है छोटी है, तो अभी ज्यादा अंतर नहीं मालूम पड़ रहा है, 2 और 5 में कोई ज्यादा अंतर है नहीं ना, लेकिन जब दोनों का हम वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया 25, तो इसका मतलब अब 4 जो है 25 से क्या है काफी ज्यादा छोटा है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अगर उनका वर्ग कर दें तो छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या के वर्ग से और भी ज्यादा छोटा हो जाता है। वही बात क्या है यहाँ पे समझाई गई है कि L स्क्वायर का मान तो R स्क्वायर से और भी ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है L स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा छोटा है किससे, R स्क्वायर से। तब L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने का मतलब क्या है कि L स्क्वायर को हम क्या है गणना में नहीं लेंगे, नगण्य मानने पर या छोड़ने पर, L स्क्वायर वाले पद को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, छोड़ने पर। ठीक है, L स्क्वायर का जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा छोटा बताया गया है, छोटा होता है किसकी तुलना में, R स्क्वायर की तुलना में, इसलिए हम L स्क्वायर को नगण्य मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं, क्योंकि उसे गणना में नहीं लेंगे, उसे छोड़ भी देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। जैसे आपने 2000 रुपए का सामान लिया, वहां पे 1 रुपए का क्या है आपको वो आ रहा है, अंतर आ रहा है, जैसे 1999 रुपए का आपके लिए क्या है वहां सामान पड़ा, तो आप क्या है सीधा वहां पे 2000 का नोट दे देते हैं और 1 रुपया वहां से वापस लेने का भी प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो जो हमारी जो दी गई राशि है जिसका जो सामान था उसकी तुलना में क्या है 1 रुपया काफी कम है, तो उसे नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, उसमें ऐसी गणना का कोई वो नहीं रहता, उसे छोड़ देते हैं। उसी तरह से L स्क्वायर को क्या कर देंगे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर वाला अरेंज करता हूं मैं। अब हमने L स्क्वायर वाले पद को क्या कर दिया है छोड़ दिया है, L स्क्वायर के पद को क्या कर दिया छोड़ दिया। चलिए L स्क्वायर वाला पद हमने क्या किया छोड़ा, तो L स्क्वायर वाले पद को हमने क्या कर दिया छोड़ दिया। तो आगे बढ़ते हैं, क्या होगा फिर, इस वाले समीकरण को देखिए, इसको ही हम वहां पे लिख रहे हैं, इसको हम कहां पे लिख रहे हैं वहां पे, तो E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और क्या है Q है, और क्या हो गया 4L, और क्या है हमारे पास R, और यहाँ पर लिखा हुआ था R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और उसका क्या हुआ था वर्ग हुआ था, और ऐसे करके ये वाला ही तो समीकरण था, ये वाली लाइन थी ना हमारे पास, और इस वाली लाइन में हम वहां पे लिख करके अब इस वाली कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, ये जो लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे L स्क्वायर को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो इस L स्क्वायर को क्या कर देंगे यहाँ से मिटा देंगे, ऐसे करके मिटा देंगे, तो क्या बचेगा R स्क्वायर का वर्ग बचेगा, क्या बचेगा R स्क्वायर का वर्ग, और वर्ग जब दो पावर ये रही 2 रही तो दोनों का गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, नीचे की लाइन में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया Q, और यहाँ पे हो गया 4। अब देखो इस 4 को मैं कैसे लिखूंगा 2L, और ऐसे करके 2 गुणा 2 और L गुणा R, ऐसे करके लिख दें इस 4 को, तो कोई बड़ी बात नहीं ना, यानी 2 दूनी 4, अभी 4 ही लिखा हुआ है, बस अंतर यह है कि हमने 2 टुकड़ों में लिख दिया है। यहां से हमने क्या मिटा दिया जी R स्क्वायर, L स्क्वायर को छोड़ दिया, तो R स्क्वायर की पावर ऐसे करके हो जाएगी, R स्क्वायर पे स्क्वायर हो गया, नीचे आओ, यहां हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हुआ आपका Q इंटू 2 और L और इंटू क्या हो गया R। अब यहाँ पे देखो R की पावर कितनी हो गई 4 हो गई,
आर की पावर नीचे कितनी हो गई, 2 दूनी 4, और एक आर कहाँ पे है, ऊपर, तो एक ऊपर वाली आर से ये वाली आर की पावर जो 4 है ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, नीचे कितनी रह जाएगी पावर, केवल 3 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 3। ई बराबर 1/4πε0, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं। ऊपर देखो हम क्या करेंगे, 2 है हमारे पास, Q है और क्या है हमारे पास, L है, तो हम 2 को और Q को और L को एक पास में लिख लेते हैं। तो हमारे पास 2 है, 2 2 के, तो 1 2 को हमने कहां पे लिख लिया, Q के साथ लिख लिया, और किसके साथ लिख लिया, L के साथ। तो 2 गुणा 2 और Q गुणा L ऐसे लिख दिया, आगे पीछे कर दिया है बस, ऊपर वाले में नीचे वाले में यही अंतर है। नीचे क्या हो गया, R की पावर कितनी हो गई, 3। अब चूंकि यहां पे एक बात सीखिए कि P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। जो 2QL है वो किसके बराबर होता है, PQL, ये 2QL किसके बराबर होता है, P के, जो कि क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो 2QL की वैल्यू जो होती है उसे हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो 2QL जो हमने ये बनाया है यहां से लेकर यहां तक, इसकी जगह पर हम क्या रख दें, अब P रख देते हैं, क्योंकि 2QL किसके बराबर होता है, P के। तो 1/4πε0, और ये हो गया आपका 2, और यहाँ पे क्या हो गया, P हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, R की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ये रहा पहले वाला, और 2QL का जो वैल्यू है वो कितना रख दिया हमने, P रख दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है वो हुआ है E बराबर 1/4πε0 2P बट्टे R की पावर 3। और यही क्या होती है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है 1/4πε0 2P बट्टे R की पावर 3। ऐसे करके आप क्या है याद कर पाएंगे। ये डेरिवेशन आपके लिए क्या है निकालना था। मात्रक क्या होता है इसका, E बराबर F बटे Q0 होता है, तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं। वो क्या है, E बराबर 1/4πε0 2P बट्टे R की पावर 3। ठीक है, नोट करने सकते हैं, इसके लिए पूरा डेरिवेशन हो गया है। चलिए बात करते हैं कि अब दूसरी कंडीशन आ जाती है हमारी कि वैद्युत द्विध्रुव है, और उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो यहाँ पर हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ले रखा है, और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जो कि कैसी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है। तब इस निरक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो क्या होगी, वही आपके लिए ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, -Q आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, +Q आवेश के कारण निकालेंगे, और दोनों को निकाल करके क्या है, फिर हम लास्ट में जाकर के जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद क्या होगा, वहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वही क्या होगी, आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, चलिए तो पहले समझ लेते हैं कि इसको हमें लिखना कैसे है। तो लिखना कैसे है, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव, वही पुरानी बात है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई 2L है, -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है, आवेश से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ है, -Q और +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है, तथा इसके मध्य बिंदु O से, तथा इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, कैसी स्थिति में है, अब की बार निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस पर क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, कहां पर, बिंदु P पर। चलिए, तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। -Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो तो होगी E1, और किधर होगी, माइनस की ओर होती है। E1 जो होगी उसकी दिशा कहां पे होगी, नीचे की ओर होगी, इसी की ओर होती है। माइनस वाले की जो दिशा होती है वो क्या होती है, माइनस के आवेश की तरफ हो गई। तो E1 कहां पे आ रहा है, उधर माइनस की ओर आ रहा है। ठीक है, और जो E2 है, जो कि +Q आवेश के कारण ऐसे करके यहां पर है,
वो किसके कारण है, ठीक है, वो किसके कारण होगी, वो होगी यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण चलिए मान लेते हैं क्या है E1 है, और माइनस क्यू आवेश के कारण क्या है E2 है। तो E2 तो क्या होगी, अपनी दिशा को माइनस की ओर लेके आ रही होगी, और जो प्लस वाली है वो ऐसे करके आगे की तरफ जा रही होती है, दूर को जा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना चाहते हैं तो पहले इसको हमें क्या करना होगा, इसके घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, हमें इसे घटकों में वियोजित करेंगे। तो जब इसके घटक वियोजित करेंगे तो ऊपर वाले का घटक जो होगा वो क्या होगा, E1 sin थीटा होगा, वो ऊपर की ओर चला जाएगा। ऊपर वाले का जो E1 का जो लंबवत घटक है वो E1 sin थीटा ऊपर को चला जाता है, और नीचे वाली जो E2 है उसका जो लंबवत घटक है E2 sin थीटा वो कहाँ पे आ जाता है, नीचे की ओर होता है, ठीक है। और इनके जो क्षैतिज घटक हैं वो कहाँ पे होते हैं, साइड में होते हैं, ऐसे करके। एक होते हैं लंबवत घटक और एक कौन से होते हैं, आपके क्षैतिज घटक, ठीक है। तो इनके क्षैतिज घटक कौन से हैं, एक तो है E1 cos थीटा और दूसरा कौन सा है, E2 cos थीटा। दोनों हो गए, एक E1 cos थीटा और दूसरा कौन सा हो गया, E2 cos थीटा, जो कि क्या है, दोनों एक ही दिशाओं में है। जबकि इनके जो लंबवत घटक हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा वो अलग अलग, वो क्या है, उनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग हैं। एक इधर दिशा में है, एक नीचे की दिशा में है, और परिमाण दोनों के कैसे हैं, बराबर हैं। उनकी दिशाएं कैसी हैं, अलग हैं, और उनके जो परिमाण हैं वो कैसे हैं, बराबर हैं। जब दोनों की दिशाएं अलग हैं तो परिमाण बराबर है, तो क्या होगा, उनकी जो टोटल तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इधर से इसको इतना इधर पकड़ के खींचो, इतना इधर पकड़ के खींचो, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, इस पे जो बल लगेगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इनके जो लंबवत घटक हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, और इनके जो क्षैतिज घटक हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा वो क्या हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे थ्योरी बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, कि यहाँ पर थ्योरी ये बढ़ाई जाएगी कि यहाँ पर इनके जो लंबवत घटक हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में एक दूसरे के बराबर और दिशाओं में विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। लेकिन इनके जो क्षैतिज घटक हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये जुड़ जाते हैं, और टोटल जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या होगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इतनी होती है। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चलिए बात करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, क्या है, माइनस क्यू आवेश है, वहां पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं हम किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका E1 है, मान के चल रहे हैं कितनी है, E1 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बट्टे यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम दूरी लगा देंगे B से लेकर P तक की, तो क्या हो गया, BP का वर्ग हो गया, ठीक है। आगे आते हैं तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया, Q और BP बराबर बता दीजिए, BP का यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, ये आपको नहीं पता ना, ये यहाँ पे दी भी नहीं गई है और पता भी नहीं है हमें कि कितनी है। जो R दूरी है वो यहां से लेकर यहां की है, न कि इस आवेश से यहां तक की दूरी है, और IL दूरी जो है वो यहां से लेकर यहां तक की है। तो दूरी क्या हो गई, इस तरीके से बन गई, कुछ किस तरीके से बन गई, इस तरीके से बनी जा रही है कि यहाँ पर क्या हो गया है, आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया है, और ये वाली जो दूरी है वो क्या है, R है, और ये वाली दूरी कितनी है, L है, और ये वाली दूरी आपको पता लगानी है। तो ये वाला क्या है, कर्ण हो गया है, ये क्या है, आपका लंब है, और ये क्या है, आपका आधार है। तो इस तरीके से इस त्रिभुज में हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो कर्ण का वैल्यू यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। किसका वैल्यू निकल आएगा, कर्ण का वैल्यू निकल आएगा। तो चलिए यहां पर हम लगा देते हैं कि क्या, त्रिभुज OPB में, त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय लगा देते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें क्या होगी, इसमें ट्रायंगल OPB में। तो ट्रायंगल OPB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हो गई आपकी, ठीक है। क्या होगी, यहां पर होता है वही कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लगा देते हैं, कर्ण का वर्ग तो निकालना ही है हमें,
ठीक है। लंब क्या हो गया, लंब हो गया आपका इसमें r, दूरी कौन सी है, लंब वाली r है, आधार क्या है इसमें आपका l है, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो गई। और अगर हम कर्ण बराबर निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा, वर्गमूल। तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है। और इधर से लेकर इधर की दूरी भी कितनी होगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होगी, जो कि हमने किसके द्वारा निकाल ली, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। अब यही दूरी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। जब इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और किसमें है, अंडर रूट में, और इस पे क्या चढ़ा हुआ है, वर्ग चढ़ा हुआ है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और उस पे क्या चढ़ा हुआ है, वर्ग। अब एक बात सुनो कि यहाँ पे वर्गमूल भी चढ़ा है, वर्ग भी चढ़ा है, तो ये हट जाएगा ना। तो कर्ण का जो वर्ग था वो कितना निकल के आया था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस वर्गमूल से ये वर्ग क्या है, हट जाएगा। तो यहाँ पे रह क्या जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो बीपी का वर्ग के बराबर जो है, जो बीपी का जो वर्ग है वो क्या है, वो है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। बीपी का जो वर्ग है वो कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के बराबर है, जो कि हमने क्या है यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब निकाल लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। अब किसके कारण ज्ञात कर रहे हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, E2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, E2। तो E2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या लें Q, और यहाँ पर क्या A से लेकर, अब कौन से के कारण है, माइनस क्यू आवेश के कारण है, इसलिए A से लेकर कहां तक की दूरी, P तक की दूरी, तो ये हो गया आपका AP का वर्ग। E2 बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया Q, और AP की जगह पे वही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि बीपी का वर्ग और एपी का वर्ग यानी दोनों का जब वर्ग करते हैं तो कितना आता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ग जो है वर्गमूल को क्या कर देता है, हटा देता है, इसलिए मैंने सीधा लगाया है, और इक्वेशन नंबर कौन सा बना दिया, ये 2, ठीक है। इस तरीके का काम पूरा हो गया। प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण उधर पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या है, दूरी निकाल ली है। आप इसको क्या है, इतना नोट करें, फिर हम इसे इरेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए यहां पे हमने क्या कहा था कि जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। टोटल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, वो मैं आपके लिए बताता हूं। तब यहां पे अब आप क्या लिखेंगे, थोड़ी सी हिंदी आपके लिए लिखनी पड़ेगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा E2 को उसके घटकों में तोड़ने पर इसके लंबवत घटक एक दूसरे के बराबर होने के कारण, इनके लंबवत घटक एक दूसरे के बराबर व विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं तथा इनके क्षैतिज घटक आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरीके की बात क्या है हमें यहाँ पर लिखनी होगी। फिर इसके बाद तब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तब बिंदु P पर क्या होगा, कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, E बराबर E1 cos थीटा, ठीक है, और प्लस क्या होगा E2 cos थीटा। E1 और E2 के जो वैल्यू है वो क्या है आपको पता है ना। तो टोटल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो कि क्या है क्षैतिज घटक हैं, वो आपस में जुड़ गए हैं। E1 की जगह पर आप यहां से वैल्यू लगा देंगे, E2 का वैल्यू आप कहां से लगा देंगे, यहां से लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या है हम आगे अभी डेरिवेशन को क्या है बढ़ाएंगे। अभी तक के वीडियो में हमने जाना कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 बराबर वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तथा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तथा पहले जैसे कि एक्सप्लेनेशन किया जा सका है कि तब कुल विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बिंदु P पर वो होती है E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ये आती है कि E बराबर जो हम यहाँ पे निकालेंगे इसमें, तो यहाँ पे एक बात है, चूंकि E1 और E2 जो हैं वो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। E1 और E2 के जो वैल्यू हैं वो दोनों कैसे हैं, बराबर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए E1 भी बराबर वही है और E2 भी बराबर वही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब हम निकालते हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, E बराबर E1 और E2 जब दोनों एक ही हैं तो यहाँ पर हम क्या करें, cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो E1 और E2 ऐसे करके रहेंगे दोनों कोष्टक में, ठीक है।
और फिर यहाँ पर क्या होगा, cos थीटा ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक है, ओके, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जानते हैं कि E1 और E2 क्या है, दोनों बराबर हैं। तो E1 और E1 दोनों, यानी कि E2 की जगह पर भी आप क्या है E1 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पर क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे हम E बराबर, ये हो जाएगा आपका 2E1, क्योंकि E1 और E1 इन दोनों जोड़ के 2E1 हो जाएगा, और पीछे क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब जो E1 है इसका जो वैल्यू है वो आप कहाँ से रख लेंगे, ऊपर से रख लेंगे। E1 का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, कहीं से भी रख दीजिए, दोनों सेम वैल्यू हैं। तो ये हो गया 2 गुणा E1 का वैल्यू है 1/4πε0, और Q बट्टे क्या हो गया यहाँ पे R² प्लस L²। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब रह गया यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, अब बात ये आती है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर O था, ये था A, ये था B, और यहाँ पर क्या है P है। तो हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं OPB, ये वाला जो समकोण त्रिभुज है इसमें चलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा, OPB में पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय लगा देंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप समझते हैं कौन सी है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, कौन सा होता है, कर्ण का वर्ग बराबर किसका, लंब का वर्ग हो जाता है, और प्लस किसका हो जाता है, आधार का वर्ग हो जाता है, ऐसे करके होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण कौन सा हो गया आपका, ये वाला कर्ण कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया है, ये वाला निकाल लिया था आपने। कर्ण कौन सा था यहाँ पे, √L² प्लस R² था, और लंब वगैरह आपके लिए पता है। ठीक है, तो अब बात ये आती थी कि इसमें कि अगर हम cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, cos थीटा का, तो cos थीटा का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमितीय अनुपात से आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लाल बट्टे कक्का होता है ना, इस लाल बट्टे कक्का में पहला वाला साइन को बताता है, दूसरा कॉस को, तीसरा वाला किसको बताता है, टेन को। तो बीच वाला जो है कॉस को बता रहा है, तो वो आधार बट्टे कर्ण होता है। तो cos थीटा बराबर जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी, आधार कितना है आपका, इसका आधार देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है। ठीक है, और आपका जो कर्ण है वो कितना है, √L² प्लस R²। ठीक है, कौन सा हो गया, L² प्लस R²। तो अब क्या करें, यहाँ पे जो अब क्या करते हैं, यहाँ पे E बराबर, यहाँ पे हम 1/4πε0 लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या है, ये जो 2 है इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं, 2Q कर देते हैं, और यहाँ पे नीचे हो जाता है R² प्लस L² है आपका। और इस cos थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, कितना है आपका, L/L² प्लस R²। तो उसे रख देते हैं L/L² प्लस R², और उस पर क्या चल रहा है, वर्गमूल चल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब नीचे की तरफ आते हैं। तो नीचे की तरफ आएंगे तो 1/4πε0 है आपका, और ये 2Q हो गया, और पीछे L है, तो इसे पूरे को 2QL लिख देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी बात समझने की है कि यहाँ R² प्लस L² एक कोष्टक में लिखा हुआ है, और यहाँ पे L² और R² किस में लिखा है, वर्गमूल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ पे जो L² और R² लिखा है, इस पे तो चढ़ी हुई है 1 पावर, कितनी पावर, 1 पावर, और अंडर रूट वाले पे कितनी पावर चढ़ी हुई है, आधी, और दोनों सेम है। तो आधी और 1 पावर जब दोनों को जोड़ देंगे ऐसे करके, तो कितनी आएगी, ये 2 एकन 2, और 1 जोड़ करके कितना, 3/2। तो ये वाली 1 पावर और ये अंडर रूट वाली जो पावर है, दोनों जोड़ के कितनी हो जाएंगी, R² प्लस L² की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब यहाँ पे बात ये आती है कि R² L² की पावर कितना हो गया, 3/2। फिर से वही बात आती है कि L का जो वैल्यू है वो R से क्या है, काफी छोटा है। तो L² का जो वैल्यू है वो R² से क्या होगा, काफी ज्यादा छोटा होगा। तो L² को नगण्य मानने पर, तो L² को क्या मानेंगे हम, यहाँ पे नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं, या L² को छोड़ने पर, हमने लिख दिया यहाँ पे, क्या कर देंगे, L² को छोड़ने पर। ठीक है, तो L² वाला जो पद है, ये वाला पहले की तरह, उसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे इस वाले को। तो E के बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पर देखिएगा 2QL, और नीचे हो जाएगा आपका R², और इस पे पावर कितनी चल रही है, 3/2। ठीक है, इस पे पावर कितनी चल रही है, 3/2 चल रही है। अब देखो, अगर R² है और इस पे पावर कितनी चल रही है, 3/2, तो इसका मतलब हो जाएगा R² और 3/2 ऐसे करके। ठीक है, तो इस 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और R की पावर कितनी बच जाएगी, यहाँ पे 3 बच जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। नीचे आइएगा, E बराबर हो जाएगा आपका 1/4πε0। अब यहाँ पे देखिए 2QL के बराबर क्या होता है, P होता है, चूंकि P बराबर क्या होता है, 2QL है, जो कि क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं, P बराबर क्या होता है, 2QL। तो 2QL की जगह पे P रख दिया।
और यहाँ पे आर स्क्वायर से ये पावर से 2 कट गया और कितनी बची, आर की पावर 3 बची। आर की पावर कितनी बची, 3 बची। और ये जो फॉर्मूला निकल के आया यही क्या होती है, निरक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव का कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। और इस तरीके से क्या है, आप इस डेरिवेशन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थी वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। इस वीडियो को हमने क्या है यहाँ कागज पे बनाया हुआ है, क्योंकि बोर्ड पे बनाने में क्या है कुछ असुविधाएं उत्पन्न हो रही थी, तो उसके लिए आपको अगर असुविधा हुई है तो उसके लिए क्या है हम खेद जाहिर करते हैं।